हाय एवरीवन, वेलकमिंग यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। और आज के इस वीडियो में इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस के साथ में फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। तो क्वेश्चंस को करेंगे फटाफट से, बट इसके पहले आप लोग एक बार लिंक को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको जैसे कि पता है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट mobilepathshala.com से सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, अब आपको मैं सारी डिटेल्स बताई हूँ, हर वीडियो में आपको मैंने बताया है कि कैसे आपको क्या करना है। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को करने हैं, ठीक है। और इसके पहले गाइस, इसके पहले जो आपकी प्लेलिस्ट में, सीटेट की प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं, वो सारे वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है स्टार्टिंग से, तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको काफी हेल्प होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। पहला क्वेश्चन आज का है, which one of the following is most important in developing reading skill at primary level? प्राइमरी लेवल पे अगर हम बच्चे की रीडिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो कौन सी बातें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला ऑप्शन कहता है एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रेड। जो भी बच्चे ने पहले पढ़ा है उसको वो कॉम्प्रिहेंड, मतलब वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, बच्चा उसको समझे उसको, ठीक है। सेकंड कहता है ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट। केवल वो अल्फाबेट के सही ऑर्डर अगर जान लेगा तो उसकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, या उसके वर्ड्स को वो करेक्टली पढ़ पाएगा तो वो उसकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, या फिर वो फ्रेजेस को करेक्टली पढ़ पाएगा तो उसकी रीडिंग अच्छी हो पाएगी। तो यहाँ पर गाइस आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रेड, उसने जो कुछ भी पढ़ा है अगर वो समझ पा रहा है उसको, तो इससे उसकी रीडिंग स्किल एनहेंस होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इस बात को बताता है और पहला ऑप्शन इस हिसाब से आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट, डिप्थॉन्ग्स आर। डिप्थॉन्ग्स हम किसको बोलते हैं? डबल कॉन्सोनेंट साउंड को, वोवेल साउंड को, डबल वोवेल साउंड को। तो जो हमारे डबल वोवेल साउंड्स होते हैं उनको हम डिप्थॉन्ग्स बोलते हैं। जैसे कि आपका ऑयल हो गया, जैसे आपका डिसीव हो गया, जहां पर हम डबल वोवेल देखते हैं वो हमारा डिप्थॉन्ग्स, उसको हम डिप्थॉन्ग्स वर्ड्स बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग हमने कई बार पढ़ा है इसको। एक्सटेंसिव रीडिंग हम प्लेजर के लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है इसके अकॉर्डिंग ये सही हो जाता है। रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर, जब भी हम प्लेजर, आनंद के लिए पढ़ते हैं तो वो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, स्किल्ड रीडिंग क्या होता है? स्किल्ड यानी कि स्किल तरीके से अगर हम बहुत ही स्किलफुली हम किसी चीज को रीड कर रहे हैं तो वो हम कैसे रीड कर रहे हैं? हम कंस्ट्रक्टिवली उसको रीड कर रहे हैं। इसलिए हमारे ये जो आपका बी ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। डेलिब्रेट नहीं होगा, इमेजिनेटिव नहीं होगा, प्रोग्रेसिव नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होता है? करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट गाइस, अ पैसेज एक्सप्लेनिंग अ प्लेस इन सच अ वे। एक पैसेज किसी प्लेस को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि उसकी एक पिक्चर रीडर की माइंड में फॉर्म हो जा रही है, एक पिक्चर बन जा रही है। तो वो किस तरह का एक्सप्लेनेशन है? एक्सपोजिटरी है, आर्गुमेंटेटिव है, या फिर डिस्क्रिप्टिव है? डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। एक ऑप्शन और था, वो था नैरेटिव का। नैरेटिव मतलब होता है जैसे कि कहानी को नरेट कर रहे हो, कहानी का वर्णन कर रहे हो। डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर जब भी हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो हम मतलब हम उसके हर पॉइंट को टच करते हैं, और जब इस तरीके से डिस्क्रिप्शन हम किसी चीज का देंगे तो एक पिक्चर फॉर्म हो जाती है हमारे दिमाग में और जिसको हम बता रहे हैं उसके भी दिमाग में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन से या डिस्क्रिप्टिव वे में हम जब भी कोई चीज बताते हैं तो रीडर की माइंड में एक क्या हो जाती है? एक पिक्चर उसकी फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट, डेकोरम इन स्पोकन लैंग्वेज पर्टेन्स टू, मतलब जो हमारी शिष्टता है, अगर हम किसी भी लैंग्वेज को बोल रहे हैं उसके लिए जो डेकोरम क्या होता है, क्या डेकोरम होता है उसके लिए? एप्रोप्रिएट गेस्चर, करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेस, वॉइस क्वालिटी और लाउडनेस, या क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा एप्रोप्रिएट गेस्चर। हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जिस तरीके से मान लिया मैं आपसे कुछ भी बताती हूँ तो मेरे हाथ का मूवमेंट काफी ज्यादा होता है, तो उसको हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। वो आपका बहुत ही जरूरी होता है कि आप जब भी कोई बात करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी तरह बात ही करें, उनका मूवमेंट होना काफी जरूरी होता है, ठीक है। तो वो एक डेकोरम होता है स्पोकन लैंग्वेज का, जो बहुत ही मतलब चीजों को क्लियर करता है कि हम क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो वो चीज होनी चाहिए जब भी हम बोले। तो यानी कि इसलिए एप्रोप्रिएट गेस्चर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट,
यू आस्क व्हाट इज माई एम, आपने पूछा कि मेरा एम क्या है. आई कैन आंसर इन वन वर्ड, विक्ट्री. विच क्वेश्चन इज दिस, हमने कई बार ये इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं. इस तरह के क्वेश्चंस को हम रेटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं, जिसमें हमें आंसर का कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि आंसर मिलना ही मिलना है. तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम रेटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं. स्टाइलिस्ट, एक्सप्लेनेटरी और प्रॉम्प्ट ये नहीं होता है. प्रॉम्प्ट वो क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हम, जैसे रैपिड फायर आपने देखा है कि बिना तैयारी के जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं और बिना तैयारी के हमें आंसर मिलता है, उसको हम प्रॉम्प्ट क्वेश्चन आंसर बोलते हैं. एक्सप्लेनेटरी क्या होता है, आप एक्सप्लेन कर रहे हो अपने आंसर्स को. और स्टाइलाइज्ड का मतलब होता है स्टाइलिस्टिक वे में कोई चीज बोल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ रेटोरिकल वो होगा कि ऐसा कोई भी आंसर, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर एक्सपेक्टेड ना हो कि ये हो सकता है, या आंसर कहीं और से आना एक्सपेक्टेड ना हो. ठीक है, तो उसको रेटोरिकल क्वेश्चंस बोलते हैं. नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास में दो स्पीकर हैं, स्पीकर 1 एंड स्पीकर 2. यहाँ पर टीचर दोनों स्पीकर को एसेस कर रही है कि कौन सा स्पीकर सही तरीके से भाषा का प्रयोग कर पा रहा है. पहला स्पीकर कहता है वेयर आर यू फ्रॉम, एकदम ग्रामेटिकल वे में, कोई चीज गलत नहीं है. स्पीकर पहला कहता है कि वेयर आर यू फ्रॉम. सेकेंड स्पीकर कहता है कश्मीर, जबकि ये एक गलत तरीका है बोलने का. अगर आपसे कोई कहता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो आई एम फ्रॉम, और जहां से आप बिलोंग करते हैं उसका नाम लेंगे. तो ये एक गलत तरीका है. कश्मीर उन्होंने बोल दिया. खैर, हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल में इस तरीके से हम बोलते हैं कि हाँ मैं कश्मीर से, पूरा नहीं बोलते, कश्मीर बोल देते हैं. जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं वो उसका नाम ले लेते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली इसको गलत माना जाता है. इसलिए आपका यहाँ पर कौन सा स्पीकर, जब टीचर, अगर मान लिया जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स, मार्क्स वुड बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ विच स्पीकर. मार्क्स कैसे डिटेक्ट होने चाहिए, किस स्पीकर के डिटेक्ट होने चाहिए बताइए. सेकेंड स्पीकर का, क्योंकि इन्होंने सही से भाषा का प्रयोग नहीं किया है. तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस. यूज ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑफर एन एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स. मोशन पिक्चर्स का मतलब होता है चलचित्र, यानी कि अगर हम अपने स्टूडेंट को चलचित्र के माध्यम से कोई भाषा को सिखा रहे हैं, तो वो कैसा एक मीडियम होगा. विकैरियस, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, इनडायरेक्ट. देखो, विकैरियस का मतलब होता है अप्रत्यक्ष. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है मूर्त, जो एक धारणा हो, केवल जिसको देखा ना जा सके, जिसको टच ना किया जा सके, केवल महसूस किया जा सके. कॉन्क्रीट क्या होता है, जिसको देखा, सुना, समझा, फील किया जा सके, टच भी कर सको, देख भी सको, उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट, यानी अमूर्त बोलते हैं. और इनडायरेक्ट भी आपका क्या हो जाता है, अप्रत्यक्ष हो जाता है. यूज ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑफर्स. मोशन पिक्चर यानी कि चलचित्र कैसा एक्सपीरियंस बच्चों के लिए होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका कॉन्क्रीट. अमूर्त, जिसको वो बच्चे देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. कोई भी कॉन्क्रीट कोई भी चीज है तो बच्चे उसको टच करके उसको फील कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उसका नाम भी ले सकते हैं. तो ऐसी कोई भी चीज जिसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं उसको हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. और यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो कॉन्क्रीट हो जाएगा. यूज ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑफर अ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स. क्लियर. नेक्स्ट, according to National Curriculum of Framework 2005, technology could be integrated by. टेक्नोलॉजी को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं by using judiciously subject to economic and social goals of community, with larger goals and process of educational programs, with revisions to meet current development policies of central government as to add on to the main educational goals. क्या हो जाएगा आपका आंसर. हमें टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू एनसीएफ कहां पर हमें यूज करना चाहिए, किस जगह में इंटीग्रेट करना चाहिए, बताएंगे आप सभी. विद लार्जर गोल्स एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा. क्लियर. चलिए, एजुकेशनल प्रोग्राम्स में लार्जर गोल्स में हमें एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो है टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट आ जाते हैं. रिसेप्टिव स्किल्स आर. रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स हमारी दो स्किल्स होती हैं.
रिसेप्टिव स्किल जिसमें हमारा लर्नर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और प्रोडक्टिव जिसमें वो प्रोडक्ट यानी कि उसको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, बाहर निकाल रहा है। तो कौन सी स्किल हमारी रिसेप्टिव होती है, जिसमें वो ग्रहण करता है, राइट, यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक्यूरेटली, राइटिंग इन अ रेंज ऑफ स्टाइल्स, listening and reading for informations, being able to self correct while using language। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर जाता है करेक्ट। आप जब कोई चीज सुनते हैं तो रिसीव करते हैं, और कोई चीज रीड कर रहे हैं तो भी रिसीव करते हैं, बिल्कुल। तो ये रीडिंग, लिसनिंग और रीडिंग हमारा क्या होता है, रिसेप्टिव स्किल होता है, ठीक है, इसमें हम रिसीव कर रहे होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है सी, ठीक है। और स्पीकिंग और राइटिंग क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिव स्किल होती है। स्पीकिंग और राइटिंग, इसमें जब आप बोलते हैं तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आप लिखते हैं तो भी आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग आपका रिसेप्टिव स्किल है, लेकिन स्पीकिंग और राइटिंग आपका कौन सा स्किल है, प्रोडक्टिव स्किल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेचुरल ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इंग्लिश सजेस्ट दैट चिल्ड्रन, नेचुरल ऑर्डर यानी कि प्राकृतिक तरीके से आप बच्चे को कैसे इंग्लिश सिखा पाएंगे, प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश कैसे सिखा पाएंगे, आर स्लो एट लर्निंग टू स्पीक व्हेन नॉट इन स्कूल, लर्न टू रीड एंड राइट साइमल्टेनियसली, are able to speak first and then listen, acquire some language structures earlier than others। मतलब बच्चे जो है कुछ लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को उन्होंने पहले वो धारण कर लिए होते हैं, तो इसलिए बच्चा अपना जो है ये लर्निंग का प्रोसेस, इंग्लिश के लर्निंग के प्रोसेस को वो नेचुरल ऑर्डर में सीख पाता है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A learner's competence in English will improve when he or she receives dash of learning experience that is appropriate। यहाँ कहने का मतलब है किसी लर्नर में वो योग्यता इंग्लिश बोलने की या वो मतलब उसकी योग्यता सुधर सकती है इंग्लिश में when he or she receive, जब वो रिसीव करते हैं dash learning experience that is appropriate, कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस वो रिसीव करते हैं कि वो सही हो उनके लिए और जिससे उनकी इंग्लिश की कॉम्पिटेंसी improve हो जाए। An equal level, a slightly higher level, a range of levels, a slightly easier lower level। आपका आंसर हो जाएगा गाइस बी। क्यों हो जाएगा स्लाइटली, कुछ ज्यादा जब उनको हम हायर लेवल के क्वेश्चंस देंगे तो उनकी इंग्लिश उससे क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पर स्लाइटली हायर लेवल यहाँ पर करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अ मेंटल ब्लॉक एसोसिएटेड विद इंग्लिश लैंग्वेज, मेंटल ब्लॉक किससे एसोसिएट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग में, इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, डिसइंटरेस्ट इन इंग्लिश, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज इंग्लिश, डिसलेक्सिया और डिसेबिलिटी। आंसर हो जाएगा आपका सी यहाँ पर। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि बच्चे को जब वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जिसमें वो अपने लैंग्वेज को यूज करे, तो जब तक ये अपॉर्चुनिटी और एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो बच्चे का मेंटल ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि वो मेंटली उसमें वो प्रोफिशिएंट नहीं हो पाएगा और बार बार उस लैंग्वेज को वो बोल नहीं पाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाता है, सी हो जाता है। नेक्स्ट गाइस, which is the system of rules that governs how words can be meaningfully arranged to form phrase and sentences। मीनिंगफुली ग्रामेटिकली जब हम सेंटेंस उसको फॉर्म करते हैं वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से सेंटेंस में, तो वो हमारा सिंटैक्स होता है गाइस। सिंटैक्स में हम वर्ड के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और सिमेंटिक्स इसी से बना है जहां पर हम वर्ड की मीनिंग को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, a student recommends the reading of latest bestseller, seeing that it is very interesting. You listen, trying to make out whether the student's observation is sincere or not। मतलब यहाँ कहने का है कि एक कोई बच्चा जाके दूसरे बच्चे से बोलता है कि ये जो किताब है अभी बहुत अच्छी है और इसे उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सेलिंग मतलब बेस्ट सेलर है अब तक की, तो ये किताब तुम्हें उसको मतलब जरूर पढ़ना चाहिए। सो whether the student observation is sincere or not, इस बात का जब आप इवेल्युएशन कर रहे हैं तो this type of listening can be described as, इस तरह की सुनने की जो है कैपेबिलिटी को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, क्रिटिकल लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, सिंपैथेटिक या फिर एक्टिव लिसनिंग। गाइस हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्रिटिकल लिसनिंग हो जाएगा।
क्रिटिकल लिसनिंग या इवेल्युएटिंग लिसनिंग, जहां पर आप इवेल्युएट कर रहे हैं कि सामने वाला जो भी इंसान आपको जिस चीज के बारे में बता रहा है क्या वो सही है या फिर गलत है। तो क्रिटिकल लिसनिंग बोलेंगे जहां आप समीक्षा कर रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है और क्यों सही है क्यों गलत है, यही बात होती है। ठीक है, जिसमें हम क्रिटिकल लिसनिंग या क्रिटिकल रीडिंग में हम करते हैं। ठीक है, सो गाइज हमने 16 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और जैसे मैं आपको जो बताती हूँ रेगुलर, कि आपको अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे, एक बार आप विजिट करिएगा, कोर्सेज को एक्सेस करके अपनी तैयारी स्टार्ट करिएगा। एंड कोई भी डाउट है इस वीडियो को लेकर के या किसी भी टॉपिक में लेकर के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के नीचे बता सकते हैं, मैं आपको वहां पर आंसर भी करूंगी और साथ ही आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।